जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। इसका सबसे पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए इसको हम लोग आज क्या करते हैं, मिलकर समझते हैं। चलिए देखिए, तो आज आपका जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए अभिक्रिया जिसको कहते हैं ना, यहाँ सबसे पहले अभिक्रिया का मतलब समझिए। चैप्टर का नाम जो है अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन या बदलाव को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये बदलाव जो है आपके आसपास जितने भी चीज़ है उसमें आप लोग बदलाव देखते होंगे। वो बदलाव दो तरह का होता है। परिवर्तन यानी कि दो प्रकार का होता है, यानी कि अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया को हम लोग परिवर्तन कहेंगे या बदलाव कहते हैं हम लोग ग्रामीण भाषा में, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है यानी परिवर्तन या बदलाव जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक बदलाव। भौतिक परिवर्तन क्या होगा। दूसरा जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रासायनिक चैप्टर, रासायनिक चैप्टर नहीं, रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। परिवर्तन यानी बदलाव दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है केवल रासायनिक परिवर्तन को, लेकिन हम थोड़ा सा आपको भौतिक परिवर्तन भी बता देते हैं किसको कहते हैं। परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है, याद रखिएगा। तो वह परिवर्तन, वह बदलाव जिसमें पदार्थ के संगठन, संगठन का मतलब बनावट, उसका आंतरिक गुण में कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप एक रबड़ को खींचते हैं, इतना छोटा रबड़ इतना बड़ा हो जाता है, फिर छोड़ने के बाद वह रबड़ पुनर्वस्था यानी जैसा था वैसा उतना बड़ा हो जाता है। तो देखिए रबड़ को खींचे तो परिवर्तन तो हुआ, एक छोटा सा रबड़ बड़ा तो हुआ, ठीक है, परिवर्तन यहाँ पे हुआ। लेकिन फिर छोड़ने के बाद वैसा ही हो जाता है, उतना ही छोटा हो जाता है, अर्थात पुनर्वस्था में आ गया, जैसा था वैसा हो गया। तो क्यों आ गया, इसलिए क्योंकि इसका रासायनिक संगठन में, अर्थात ये बदलाव देखने के लिए बाहरी रूप से हुआ था, लेकिन इसका अंदर जो बनावट है, गुण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए हम लोग सब्जी काटते हैं, तो सब्जी का कट जाना क्या होता है, उसके रासायनिक, उसके जो गुण है सब्जी का अंदर का, सब्जी मान लीजिए आलू को काटते हैं तो इसमें उसका अंदर का गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस थोड़ा सा साइज जो है बाहर का, वह देखने में हम लोग को क्या होता है, लगता है अलग। तो वह सब्जी का काटना हो गया। गड्ढा को, किसी गड्ढा को हम लोग क्या करते हैं, खोद देते हैं, तो यह सब क्या हो जाता है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का मतलब फिर से वह पुनर्वस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसे आप देखिए एक बर्फ है, ये मान लीजिए एक बर्फ है, इस बर्फ को अगर आप नीचे से आग लगा करके इसको गर्म कीजिएगा तो ये बर्फ आपका देखिएगा इस तरह से पानी में बदल जाता है, ठीक है, पानी में बदल जाएगा। ये पानी को और आप नीचे से गर्म कीजिए, ठीक है, तो ये पानी आपको वाष्प में बनकर के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए फिर आप वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो इससे पानी मिल जाएगा, आपको पानी बन जाएगा। पानी को और ठंडा करेंगे हम लोग, फ्रिज में करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। तो इसमें पुनर्वस्था यानी जो पहले था, जैसे बर्फ़ से पानी बना है तो पानी से फिर बर्फ़ बन जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ था, देखने में मात्र परिवर्तन हुआ था। बाहर से इसका अंदर जो इसका गुण है पानी का H2O जो है, हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन, इसके संरचना में, इसका बनावट में, अंदर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए वो फिर से पुनर्वस्था को प्राप्त कर गया। तो वह सभी परिवर्तन जिसमें पुनर्वस्था को प्राप्त कर जाता है, ठीक है, जैसा था वैसा फिर से हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई आदमी अगर पेड़ को काटता है तो पेड़ का काट करके छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है, ये परिवर्तन तो, बदलाव तो हालांकि होता है, लेकिन ये कौन सा बदलाव होगा, भौतिक होगा या रासायनिक होगा, कमेंट करके बताइए। तो ये होगा आपको भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। गड्ढा खोद देते हैं लोग मिट्टी को कोड़ करके, यहाँ भी उसका मिट्टी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस मिट्टी से फिर उस गड्ढा को हम लोग भर सकते हैं, उस तरह का कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इसका उल्टा एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ये होता है कि आपके घर में, आपके घरों में जो होता है, क्या होता है, ये मान लीजिए इसमें दूध है, और इस दूध में हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा इस दूध में हम डाल दिए, ठीक है, इस दूध में थोड़ा सा डाल देता है, गांव का लोग देखिएगा, उसमें थोड़ा सा दूध को गर्म करेगा, गर्म करने के बाद इसको थोड़ा सा क्या करता है, उस गर्म होने देता है, उसके बाद उसमें कुछ दही और मिला देता है थोड़ा सा, उस दही को हम लोग गाँव में जोरन कहते हैं। तो वो जोरन डालने के बाद देखिएगा ये दूध कुछ देर के बाद, 4-5 घंटा के बाद ये दूध क्या होता है,
पूरा का पूरा दूध है दही बन जाता है। एक थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा दही दिए थे तो आप देखिए पूरा दूध क्या होगा, दही बन गया। अब ये दही फिर दूध नहीं बनेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखे थे, इधर से पानी से बर्फ से पानी बना था, पानी से फिर अगर बर्फ को गर्म किए थे तो पानी बन गया था, और पानी को गर्म किए तो भाप बन गया था, वाष्प बन गया था, और वाष्प को ठंडा करके हम फिर क्या किए, पानी बना सकते हैं। तीर चिन्ह देखिए दिखा रहा है, इधर से भी अभिक्रिया हो रहा है और इधर से फिर से वह हो सकता है। फिर पानी को हम और क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो बर्फ भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे दूध से जो आप दही बना दिए, वो दही कभी भी किसी भी तरीका को आप लगा लीजिए उससे दूध नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका यहाँ जो दही है उसका रासायनिक गुण में ही अंतर हो गया। दूध का रासायनिक गुण, दूध का जो अवस्था होता है, सबसे पहले देखिए दूध कैसा होता है, द्रव होता है ना पानी की तरह। दही कैसा हो गया आपको, अर्ध ठोस हो गया, आधा द्रव आधा ठोस की तरह होता है, अर्ध ठोस हो गया। और उसके बाद देखिए दूध का स्वाद कैसा होता है, थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है, जबकि दही देखिए खट्टा हो गया। दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अब देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल कम मात्रा में था और इसमें ज़्यादा मात्रा में हो गया लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण यह दूध क्या हो गया, दही क्या हो, खट्टा हो गया। तो दूध का गुण देखिए अलग था, अवस्था भी अलग था। अब जो है दूध का, ये दही जो बना है इसका गुण अलग है बिल्कुल दही से, दूध से। ये दही जो बना है इसका गुण दूध से बिल्कुल क्या है, अलग है। दूध का स्वाद भी कुछ अलग था, दही का स्वाद भी अलग हो गया। दूध का द्रव अवस्था कुछ था, दही का अवस्था में भी कुछ अलग है। इसके बाद दूध में जो है, दूध अगर 1 किलो आप दूध खाते हैं और उसी 1 किलो दूध का अगर आप दही खाते हैं तो आपको ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा जो है, ज़्यादा पोषक तत्व आपको दही से मिलता है। और आप दही से किसी भी प्रक्रिया को लगा लें, भौतिक प्रोसेस या रासायनिक प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया अपना लें आप, फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अर्थात यहाँ पर वह जो दूध था उसका रासायनिक जो गुण था उसमें ही बदलाव हो गया, ठीक है। तो ये दूध जो कैसे बनता है, दही दूध से एक बात देखिए, तो दूध में जो हम लोग जोरन देते हैं उसमें एक कीड़ा होता है, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्या करता है, ये जीवाणु जो है, ये कीड़ा कहिए, जीवाणु कहिए, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव इस दूध में जाता है और पूरे दूध को खा करके उसको क्या बना देता है, दही के फॉर्म में उसको बदल देता है, ठीक है। पूरे दूध को यह दही बना देता है, ठीक है। और ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ये लैक्टिक अम्ल बनाता भी है, इसके कारण दही खट्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो आप बताइए कि जितने भी लोग हैं वो जो कहते हैं कि जीवों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, क्या उसका बात कहाँ तक सत्य साबित होता है? क्योंकि देखे होंगे आप लोग, क्या करता है कि लोग सब जो मांस मछली नहीं खाएगा और दूध दही पर ज़्यादा बल देता है, ज़्यादा खाता है। तो जब वह दही खा रहा है तो कम से कम लगता है 1 कोर जो उठाता है उसमें तो हजारों लैक्टोबैसिलस नाम का कीड़ा को, सूक्ष्म जीव को वह खा रहा है, ठीक है। तो इसलिए दुनिया में शुद्ध रूप से शाकाहारी आप नहीं कह सकते हैं किसी को भी, क्योंकि अगर दही खाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु वो खा ही रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, गांव में जो हम लोग क्या खाते हैं, जलेबी जो बनता है, उसके बाद भटूरा जो बनता है, इस समय ईस्ट पाउडर का प्रयोग किया तो वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही होता है। तो ये सब कुल मिला करके बातें हैं कि शुद्ध शाकाहारी नहीं है कोई अभी, ठीक है। और तो और उसके हर आदमी के मुंह में भी सूक्ष्म जीव है, वह पानी पीते के समय उसको निकल जाता है, ठीक है। तो यह बात है। तो आप देखिए यहाँ पे दूध से जो दही बना है, इसका गुण, दूध का गुण और दही का गुण बिल्कुल अलग हो गया। दही से हम लोग फिर दूध नहीं बना सकते, यानी कि यहाँ पर रासायनिक गुण में उसका बदलाव हो चुका है, रासायनिक संगठन में इसका संरचना में परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग रासायनिक क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया से हम भौतिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, उसको जिसमें हम लोग पदार्थ के संगठन में बदलाव नहीं होता है, अर्थात वह परिवर्तन जिसमें पुनरावस्था का मतलब जैसा था वैसा, मतलब कि बर्फ से पानी बना है तो फिर पानी से बर्फ से क्या बना, पानी बना है तो फिर पानी से बर्फ भी बना सकते हैं भौतिक में, ठीक है। तो इसमें पुनरावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल
या बर्फ़ का भाप में बदलना, जैसे कि पानी या बर्फ़ से हम क्या करते हैं, भाप बन जाएगा, भाप से फिर क्या बन जाएगा, ठंडा करने पर पानी बना सकते हैं और ठंडा करके बर्फ़ बना सकते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाना, मिट्टी से आप घड़ा बना दीजिए, घड़ा को फिर फोड़ दीजिए, फिर मिट्टी बन जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। पानी से बर्फ़ जमना, ये सब। रबड़ का खींचना, रबड़ को खींच के इतना बड़ा कर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए उतना तक, वैसा ही का वैसा हो जाता है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है, जिसमें पुनरावस्था मतलब जैसा पहले था वैसा अगर हो जाए तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है आज का आधारित वो है भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन से आधारित है। तो हमको अब समझना है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन बताया, आप लोगों को बताए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ डिटेल से हम लोग रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं। कहता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन का मतलब होता है उसका अंदर का गुण में। हाँ, अंदर के गुण में क्या होता है, कोई परिवर्तन, अंदर के गुण में परिवर्तन होता है उसे, हाँ, कोई परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसका अंदर का गुण में ही क्या होता है, परिवर्तन, अर्थात वह परिवर्तन जिसमें पुनरावस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसमें पुनरावस्था को प्राप्त कर रहे थे। हाँ, पुनरावस्था का मतलब क्या बात, जैसे कि बताया ना, दूध से दही बना, जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, मनुष्य भोजन खाता है, ठीक है, मान लीजिए भोजन है, इसको मनुष्य खा कर इसको पचाने के बाद जो वह मल त्याग करता है, लेट्रिन जो होता है, उसका गुण देखिए, उसका रंग देखिए, उसका दुर्गंध देखिए, बिल्कुल खाना से मैच नहीं करता है, उसका बिल्कुल वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक गुण में अंतर हो जाता है। और जो खाना खाने के बाद जो पाचन होने के बाद जो भी आपका मल बना, लेट्रिन बना, उसको आप किसी भी प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं, फिर इसको भोजन में नहीं बदल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसको कहेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में बदलाव हो जाता है और यह जो परिवर्तन है फिर पुनरावस्था को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, जैसे हम लोग समझ में आ रहा है ये सब चीज़। हाँ, ये जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी है, ये एक क्या है, लकड़ी है, इसको हम लोग क्या किए, जला दिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो जल गया, इससे राख बना, ये राख से आप फिर कोई भी प्रक्रिया कर लीजिए, इससे आपका क्या हो सकता है, आप इससे फिर से लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ गए होंगे, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ गए होंगे। तो हम लोग इसमें जितना भी है रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया, परिवर्तन को अभिक्रिया कहेंगे, उसको ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मोम का जलना, किसी भी चीज़ का मोम जल गया, वो रासायनिक परिवर्तन। सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेना भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन है, लेते हैं सांस में, ले अंदर देखिए क्या रहे हैं, ऑक्सीजन, छोड़ क्या रहे हैं शरीर से, फिर हम लोग छोड़ते क्या है, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये भी देखिए लिए थे का ऑक्सीजन और छोड़ रहे हैं कार्बन, जबकि ऑक्सीजन एक शुद्ध हवा है, प्राणी के लिए जरूरी है, जीवन के लिए, सांस में सब जीव लेता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषित हवा है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। हाँ, पेड़ पौधा इसको लेता है। तो ये देखिए कितना अंतर हो गया कि नहीं, सांस लेने में, लिए क्या छोड़े क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, लिए तो ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गुण बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग काम है। तो यहाँ देखिए इसका अर्थात ऑक्सीजन का जो है वह रासायनिक संरचना यानी संगठन में ही पर बदलाव हो गया। तो सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद पाचन, भोजन जो पचा, ये पहले ही बताया, भोजन का पचना भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद दहन, दहन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अब मान लीजिए आप एक लकड़ी है, बताए ना, लकड़ी को जलने पर राख उत्पन्न होता है, किसी भी चीज़ के जलने पर राख उत्पन्न मिलेगा आपको। इसके बाद गर्मी उष्मा मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, धुआं मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। तो प्रकाश, राख, धुआं, ये सबको मिला करके किसी भी अभिक्रिया को कीजिए, किसी भी तरह का आप दिमाग लगाइए, कोई भी गुण मंत्र कुछ भी पढ़िए, आप उसे लकड़ी नहीं बना सकते हैं फिर से, ठीक है। तो ये दहन क्या हो गया, ये दहन भी आपको रासायनिक। जंग लगना, जैसे लोहा में आप जंग लग गया, ठीक है, लोहा है ये मेरा, मान लीजिए ये मेरा लोहा है, इसमें पानी या हवा के संपर्क में आने पर इसमें जो लाल भूरा रंग का जो परत चढ़े उसको हम लोग जंग कहते हैं। ये जब जंग लग जाएगा तो आप किसी भी प्रक्रिया को वहाँ पर अपनाइए, कुछ भी कीजिए, जंग आप फिर से, जंग से लोहा नहीं बन सकता है, और जंग लगने से लोहा क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। इसको बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रक्रिया अपनाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को, लोहा को जंग लगने से कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये भी जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए दूध से दही जमना कैसा अभिक्रिया है, ये भी क्या है आपको, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि दहन कैसा अभिक्रिया, ऑप्शन रहेगा रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। हाँ, पाचन कैसा अभिक्रिया है, ये सब आपको पूछेगा। रबर का खींच देना क्या है, गड़ा का, बर्फ़ का पिघलना कैसा अभिक्रिया, मोम का जलना कैसा अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा। तो समझ गए इतना आप लोग भौतिक, मतलब जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसको समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन हो जाता है और यह पुनरावस्था को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे आपके सामने ये सब है, ठीक है। ये समझ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे देखिए आपके सामने अब है अभिकारक।
अभिकारक जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकारक भी कहते हैं, अभिकारक को हम लोग प्रतिकारक भी कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो देखो देखिए अभिकारक क्या है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और प्रतिफल या उत्पाद, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, वो क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में के उपरांत यानी बाद, उपरांत का मतलब क्या होता है बाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। और इसका गुण मूल पदार्थ से अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ये दूध है, ठीक है, इसमें क्या डाले हम, दूध थोड़ा सा जो दही डालता है उसको क्या कहता है जोरन। इसके बाद बन क्या क्या हमारा दही। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या सब लिया, यहाँ पर देखिए आपका क्या लिया, ये दोनों दूध और जोरन, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये हो गया आपको अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अभिकारक हो गया, ठीक है। और नया पदार्थ अब बना क्या है, प्रतिफल या उत्पाद किसको कहते हैं, ये दोनों के अभिक्रिया का फलस्वरूप ये बना, तो ये प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत यानी बाद, देखिए ये तीर चिन्ह क्या दिखा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद इससे जो बना है नया पदार्थ, दही नया पदार्थ है, देखिए है कि नहीं, इसका गुण क्या है, दूध से अलग था। तो ये जो बना है नया पदार्थ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फल कहेंगे या प्रतिफल कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। ये हो गया हमारा क्या, प्रतिफल, ठीक है। और प्रतिफल इसका जो गुण है देखिएगा आप, दूध से मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये प्रतिफल हम बनता अभिकारक से ही है, ठीक है। अभिकारक दो अभिकारक या एक अभिकारक अकेले भी, ठीक है, एक अभिकारक अकेले भी अभिक्रिया करता है कभी कभी, हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो दो अभिकारक है, एक या एक दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके, ये या एक अभिकारक अकेले अभिक्रिया करके हाँ क्या करता है, जो प्रतिफल बनाता है। अभी प्रतिफल दो भी बन सकता है, एक भी बन सकता है, आप लोग देखिएगा कहीं कहीं दो भी बनेगा, और सभी कभी अभिक्रिया दिखाएंगे, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए खाली से। तो ये दही का गुण हमेशा क्या होगा, दूध से मैच नहीं करेगा। तो यही लिखा है कि बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, और इसका गुण, इसका मतलब प्रतिफल का गुण, ये जो प्रतिफल, ये जो दही है इसका मूल पदार्थ, मूल मतलब पहले क्या था, मेन पदार्थ तो दही ना था, मूल पदार्थ क्या है इसमें, दही ना है। मूल पदार्थ से इसका गुण भले जिस बना इसी से, लेकिन इससे भिन्न हो जाएगा, इसका गुण इससे नहीं मैच करेगा। दही का गुण में मिलता है दूध से, यही उसी को रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ का गुण बिल्कुल अभिकारक से क्या होता है, अलग होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए रासायनिक अभिक्रिया का, और ज़्यादा कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम नहीं लिख करके हम लोग Mg, उसका मैग्नीशियम एक तत्व है, उसका संकेत Mg होता है, आप लोग को पढ़ा, आप लोग 6-7 क्लास में सब पढ़ के आए होंगे। हाँ, अगर ये नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पर दिक्कत होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो दिक्कत होगा, अगर आप बोलिएगा तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है, प्लस मतलब अभिक्रिया कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, O2, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाता है, तीर चिन्ह है, क्या बनाएगा, MgO2 बनाता है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब डाइऑक्साइड, हाँ, दो मतलब डाई हो मतलब ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। और आप देखिए यहाँ पे, मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए दो अभिकारक हैं, तो यहाँ पे अभिकारक कौन है, देखिए तीर चिन्ह से इधर जो है वो सब अभिकारक होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये दोनों भी भाग ले रहा है। अभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई तो नामे निशान नहीं है, तो ये दोनों जो तीर चिन्ह के इधर है, तीर चिन्ह के किधर है, ये जो बायां तरफ है वो दोनों क्या है, अभिकारक है। हाँ, और ये दोनों अभिक्रिया का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और भाग लेकर के देखिए तीर चिन्ह के बाद देखिए नया पदार्थ बनाया है जिसका नाम है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। यह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है इसका गुण न तो ऑक्सीजन से मिलता है और न तो मैग्नीशियम से मिलता है, तो बन गया ना एक नया पदार्थ। इसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। और ये दोनों जो है मैग्नीशियम और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ऊपर में लिखा हुआ अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक प्रतिफल, दो अभिकारक मिलकर के एक अभिकारक के तीर चिन्ह से इधर जो तो वो क्या होता है, अभिकारक होता है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो दोनों। और इधर जो बन रहा है नया पदार्थ उसको हम लोग क्या कहें, प्रतिफल कहिए, उत्पाद कहिए, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहिए। ये रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, ठीक है, ये तीर चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है कि अभिक्रिया इधर से इधर होगा, इधर पर अभिकारक है, इधर प्रतिफल है। तीर चिन्ह का पीछे क्या होता है, अभिकारक होता है, इसका आगे क्या होता है, प्रतिफल होता है, ठीक है। और ये प्रतिफल जो बना है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो बना है, मैग्नीशियम दो मतलब डाई है, वो मतलब
ऑक्साइड जो बना है इसका गुण न तो ऑक्सीजन से मैच कर, क्योंकि देखिए रासायनिक अभिक्रिया का नियम है कि बनने वाले नए पदार्थ जो होता है इसका गुण मूल पदार्थ क्यों है, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इससे क्या होगा, हमेशा अलग होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसका गुण न तो क्या ऑक्सीजन से मिलता है, न तो, ठीक है। जबकि देखिए आप बर्फ में क्या होता है, आप बर्फ से क्या बना रहे थे, आप पानी बना रहे थे, बर्फ को गर्म करते, ये जो पानी जो बन रहा था इनका गुण एक था। आपको प्यास लगा है तो आप क्या कीजिएगा, पानी पी कर प्यास आपका बुझ जाएगा, आप बर्फ को भी चूसने से आपका प्यास बुझ जाएगा, तो वही जो पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो बना है, ठीक है, वहाँ पर दोनों क्या है, न तो ऑक्सीजन से ये मैच करेगा और न तो क्या करेगा ऑक्सीजन से, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, देखिए यहाँ भी मैग्नीशियम है, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन है यहाँ भी, लेकिन कि बन गया दोनों मिल गया है, यहाँ पे दोनों का रासायनिक गुण में बिल्कुल अंतर हो गया है। और एक ऐसा जो पदार्थ जो बना है, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो बना है इसका गुण दोनों से बिल्कुल अलग हो गया है, तो इसको हम लोग रासायनिक क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको उदाहरण नंबर 1 था, अब उदाहरण नंबर 2 है। 2 नंबर देखिए, एक कार्बन है, कार्बन का संकेत C होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, CO2 यहाँ बनेगा क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नाम होगा इसका, बनेगा, ठीक है। और यही श्वसन का अभिक्रिया भी हम लोग क्या करते हैं, सांस में कौन सा हवा, सांस में देखिए, सांस में तो हम लोग सब हवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फेफड़ा में वह गुण है, हमारा फेफड़ा में जो खून हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह सिर्फ ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करता है, बाद बाकी हवा फेफड़ा के पास ही रहता है। और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, पूरा कोशिका में जाता है, और हमारा जो शरीर है वो कार्बन का बना हुआ है। तो हमारे देखिए सांस में हम लिए थे सब हवा, लेकिन हमारा फेफड़ा को क्या लिया, सिर्फ ऑक्सीजन को लिया, तो ले लिया ऊपर फेफड़ा। और हमारा शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, तो हमारा शरीर बना हुआ है किस चीज़ का, कार्बन का बना हुआ है, कोशिका जो है तो वह कार्बन है, ठीक है, तो वह कार्बन का बना है, कार्बन का अंश उसमें। तो ये देखिए अब O2 + C है, मानी कि क्या हुआ, CO2 बनेगा, ठीक है, O2, समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कार्बन का हमारा शरीर है, ऊपर से क्या लिए हम, ऑक्सीजन लिए, तो क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यही हवा फिर हम लोग सांस में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जब सांस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से आता है फेफड़ा के पास, तो फेफड़ा के पास फिर जो भी बचा हुआ हवा है, नाइट्रोजन, सब आर्गन, सब फिर उसको सांस के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसमें है भी, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसमें ना कार्बन और इसमें दोनों है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुण न तो ऑक्सीजन से मैच करता है, न तो कार्बन से मैच करता है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक कौन हुआ, तीर चिन्ह से पहले जो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएगा, बनने वाला CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, प्रतिफलीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हमेशा ये जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या हो रहा है, वो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल है, और वो हमेशा अभिकारक यानी मूल पदार्थ मतलब अभिकारक कहा जाता है, उससे क्या होता है, अलग होता है। ये समझ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारे सामने है रासायनिक अभिक्रिया, पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। देखिए थोड़ा सा लिखा है रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन। कहता है जब कोई पदार्थ अकेले अथवा 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अर्थात मिलजुल करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। और बताएं रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए गुण वाला पदार्थ ही बनता है, का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके अभिक्रिया करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। देखिए कोई पदार्थ अकेले भी करता है कैसे, इसके लिए समीकरण देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, CaCO3। देखिए अकेले है, तीर चिन्ह है ये, ठीक है, ये तीर चिन्ह के इधर तो अभिकारक एक है, अकेले है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अकेले क्या करता है, जब इसको हम लोग धूप में रखते हैं ना, हीट, ये देखिए त्रिभुज का चिन्ह, इसको नहीं समझिएगा, इसका मतलब जब तीर ऐसा बना हो कहीं रासायनिक अभिक्रिया में तीर के ऊपर, तो समझिए वहाँ पर अभी गर्मी दिया जा रहा है। इसको जब धूप में रखेंगे ना हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, घटित हो, यानी टूट करके ये क्या बनाएगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है,
हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। CaO प्लस में क्या बनाता है, CO2 बनाएगा। तो एक पदार्थ देखिए यहाँ पे क्या किया है, टूट करके दो पदार्थ बना रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए तो कोई पदार्थ अकेले अकेले बनाया ना, यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ जैसे यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट है, हाँ लेड नाइट्रेट है, PbNO3 Hal2। ये लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्मी देते हैं, उष्मा का मतलब जब इसको हम लोग गर्मी देते हैं, इसका त्रिभुज चिन्ह बना लगे तो समझिएगा इसको गर्मी दे रहे हैं। तो गर्मी देते हैं, देखिए PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो एक पदार्थ अकेले भी देखिए अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ को बना सकता है, और दो पदार्थ भी मिल करके अभिक्रिया कर सकता है। तो देखिए हम पे क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए हम लोग आते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के पास। देखिए तो कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले अकेले, तो आप लोग वहां देख लीजिए, ठीक है। अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ, अब दो या दो से अधिक पदार्थ भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे दो पदार्थ देखिए कर रहा है ना, एक क्या हो गया आपको, एक देखिए ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, MgO बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ का तीर चिन्ह देखिए यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो दो पदार्थ या अकेले अकेले वाला आप लोग देख रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट वाला में अकेले भी कोई पदार्थ कर रहा था, यहाँ देखिए दो पदार्थ भी मिल करके। लेकिन सवाल ये है कि बनने वाला पदार्थ हमेशा क्या होगा, मूल पदार्थ से अभिकारक से प्रतिफल क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग अभिकारक कहेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभिकारक, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए उत्पाद कहेंगे, लिखा हुआ है, ये उत्पाद है, तीर चिन्ह के जरिए उत्पाद होता है, ठीक है। और देखिए दो पदार्थ या एक पदार्थ, तो देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन है, पहले भी अभिक्रिया बता चुके हैं, उसके बाद ऑक्सीजन है, देखिए मिल करके क्या बनाता है, तीर चिन्ह इसका यहाँ पे चला गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। तो ये क्या देखिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बन, तो क्या हो गया, तो कोई पदार्थ अकेले वाला में आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट वाला अभिक्रिया भी बताया आपको पहले, हैं, या दो से अधिक पदार्थ, दो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का गुण न तो ऑक्सीजन से मिलेगा, ना तो मैग्नीशियम से, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का गुण न तो ऑक्सीजन से मिलेगा, ना तो कार्बन से। तो बनने वाला पदार्थ एक नया पदार्थ बनता है। समझ में आ गया, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाला, हमेशा जो बनेगा ये तीर चिन्ह के बाद इधर जो बनने वाला पदार्थ होगा वह नया गुण वाला होगा, वह इससे इधर वाला से मैच नहीं करेगा, तीर चिन्ह के इधर से जो है नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये फिर से क्या हो सकता है, इधर बदल नहीं सकता है, इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना था, तो फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से फिर क्या हो सकता है, आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर बदल जाता तो ये भौतिक अभिक्रिया हो जाता, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको समझ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाला, सवाल रहेगा नए गुण वाला पदार्थ बनना चाहिए, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, समझ गए। चलिए तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए मैग्नीशियम का एक फीता होता है, ठीक है ना, एक मैग्नीशियम का मान लीजिए फीता है आपके पास, ठीक है, ये मान लीजिए मैग्नीशियम का क्या है आपके पास, रिबन मतलब फीता है, उस फीता को आप जला दीजिए। चलिए हम जला दिए मोमबत्ती के नीचे रख करके इसको, तो जला दिए, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं हमको पता नहीं है, पूछ रहा है कैसे, किसी भी चीज़ का जलना, यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम के फीता को जलाए हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे है, क्वेश्चन भी कह रहा है, लेकिन कैसे आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर है, समझिए इस चीज़ को, कि मैग्नीशियम को जलाने पर उष्मा यानी गर्मी निकलता है, किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो गर्मी निकलेगा, आप लोग पता होगा, ठीक है। आप लोग ठंडी में जलाते हैं ना लकड़ी, तो गर्मी निकलता है, उसको तापते हैं आप लोग, और उसमें प्रकाश रोशनी भी निकलता है, प्राप्त होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन प्रकाश और उष्मा यानी गर्मी दोनों का गुण फीता से बिल्कुल भी मिलता है। फीता को पकड़ सकते हैं क्या, प्रकाश को पकड़ सकते हैं, गर्मी को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। तो दोनों का गुण जो बना है, इसके बाद जो बना है उष्मा बना है, गर्मी पैदा हुआ है, दूसरा आपको लाइट यानी प्रकाश बना है, किसी भी चीज़ को जलाने पर होता है, ठीक है। इन दोनों का गुण फीता से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना ही नहीं, हर चीज़ का जलना, सिर्फ मनुष्य का जलना छोड़ कर, मनुष्य जलता है एक दूसरे से तो वो दहन नहीं होता,
ठीक है। तो हम तो कहते हैं मनुष्य को नहीं जलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लकड़ी उकड़ी जलता है तो कम से कम कुछ ना कुछ देख के जाता है कि नहीं। मान लीजिए प्रकाश देता है उसमें, लेकिन मनुष्य एक दूसरे को से जल करके कुछ बनता भी नहीं, इसलिए मनुष्य को जलना ही नहीं चाहिए। जलना चाहिए मनुष्य को, कहाँ भी गया जलो मगर दीपक के तरह, है कि नहीं। वैसे जलिए, क्योंकि दीपक जलता है तो देखिए वो क्या करता है, सबके घर को रोशन कर देता है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे जलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मनुष्य का जलना तो कोनो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं है और इससे कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। ठीक है, मनुष्य जल करके अपने, जो मनुष्य दूसरे से जलता है ना, वो अपने को नुकसान पहुंचाता है, इसके अलावा दूसरा को वो कुछ नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, तो यही बात है। क्योंकि देखिए कहा गया है कि अगर कोई आदमी गुस्सा करेगा तो वो गुस्सा करेगा जिस पे उसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उसको होगा। क्योंकि गुस्सा एक खराब चीज़ है, शराब की तरह है। जैसे क्या मान लीजिए शराब है, ये बर्तन है, इसमें आप जहर को रखिएगा तो सबसे पहले जहर जो पिएगा उसको बाद में मारेगा ना, जब से पहले तो इस बर्तन में जिसको उस बर्तन को खराब करेगा। तो गुस्सा एक तरह का जहर है, वो अगर आपके अंदर आता है तो जिसके लिए गुस्सा है उसको तो बाद में थोड़ा सा हानि पहुंचाएगा, लेकिन आपके अंदर है तो आपको कितना हानि पहुंचाएगा। जब दूसरा को पे निकल करके वो दूसरा को हानि पहुंचा सकता है, तो आपके अंदर कितना हानि आपको पहुंचाएगा। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का सिद्धांत क्या है कि बनने वाला पदार्थ हमेशा मूल पदार्थ से अलग होगा, नया होगा, उसे नहीं मिलेगा। और यहाँ भी देखिए वही हो रहा है, उष्मा और प्रकाश का गुण बिल्कुल फीता से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो तो गया। और क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि बताइए आपकी मैग्नीशियम का फीता का जलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो सिद्ध हो गया है, इस बात को निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो फिर हमको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसको हम दूर करने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पर आता है सवाल, रासायनिक समीकरण क्या है। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ गए कि कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है किसी अभिक्रिया में, और किसी अभिक्रिया का, अब यहाँ पे देखिए भौतिक अभिक्रिया का बात नहीं कर रहे हम लोग, इस चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ किसको कहते हैं बाबू, तीर चिन्ह से पहले जो होता है, तीर चिन्ह से पहले जो होता है वह सब भाग लेने वाला। और बनने वाला पदार्थ किधर होता है, इधर। जो भाग लेने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वह तीर चिन्ह किधर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सूत्र एवं संकेत की सहायता से। यहाँ देखिए मैग्नीशियम, यहाँ जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखा है, उसके बाद ऑक्सीजन के बदले लिखा है ऑक्सीजन इतना बड़ा लिखा है, फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के बदले देखिए कितना बड़ा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिखना पड़ा। लेकिन रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, ये रासायनिक समीकरण नहीं है जो लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जो देवनागरी लिपि में लिखा है वो नहीं होगा, ये है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होगा, ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के बदले में मैग्नीशियम नहीं लिखा गया है, उसका क्या लिखा गया, संकेत लिखा गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन के बदले में ऑक्सीजन नहीं लिख करके क्या लिखा गया है, उसका ऑक्सीजन का संकेत लिखा गया। और यहाँ पे बना जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड देखिए कितना बड़ा है, उसका नाम, उसको देखिए इसका हम सूत्र लिखे हैं। तो यहाँ पे कहिएगा सर संकेत और सूत्र में क्या अंतर, तो बता देते हैं। तत्व जितना भी होता है ना, तत्व जितने भी होते हैं उसका जो छोटा रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं संकेत। ठीक है, और यौगिक जितना भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक जितना भी, तो उसको जो शॉर्ट रूप होता है उसको हम लोग सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यौगिक है। यौगिक किसको कहते हैं, तो यौगिक हम लोग उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो तत्व है, एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये यौगिक हो गया, क्योंकि दोनों के योग यानी मिलने से बना है तो यौगिक हो गया, इसका सूत्र कहलाएगा। इसका जो छोटा रूप है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसको हम लोग संकेत नहीं कहेंगे, इसको सूत्र कहेंगे। और ये तत्व है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसके छोटे छोटे रूप को हम लोग क्या कहेंगे, संकेत कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जितना भी पदार्थ भाग ले रहा है, यानी तीर से पहले है, जो भी नया बन रहा है, जो कि तीर से इधर है, ठीक है, इन सभी को सूत्र एवं संकेतों के सहायता से जब लिखे तो देखिए इसका संक्षिप्त रूप हो गया ना, छोटा हो गया ना। देखिए यहाँ से इसको लिखे तो कितना बड़ा मैग्नीशियम लिखना पड़ा, मैग्नीशियम यहाँ देखिए इसका संकेत देखिए कितने छोटे, ऑक्सीजन देखिए कितना बड़ा, संकेत में लिखे इतने छोटा हो गया। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड देखिए कितना दूर में लिखना पड़ा, इसका सूत्र देखिए इतनी दूर में हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले जो भी पदार्थ हैं उसको हम लोग शॉर्ट कोट छोटा रूप देने के लिए, जिससे समय बचे। देखिए साइंस कहता है कि समय किसी भी चीज़ को कम बात में बताइए, कम बोलिए ज़्यादा समझा दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो
तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसको शॉर्ट रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सूत्र और संकेत का प्रयोग करके इसको संक्षिप्त मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। छोटा रूप निरूपण मतलब रूप देने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ को उसका सूत्र और संकेत का प्रयोग करके संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा रूप दे देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण से क्या होता है, रूप छोटा हो जाता है, लिखने में भी समय कम लगा होगा और बोलने में भी। अब मान लीजिए कि हमको देखिए यहाँ पे लिखना है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, देखिए आप तो लिखेंगे हम मैग्नीशियम देखिए कितना देर लगा। अब इसी का सूत्र लिखेंगे, देखिए कितना देर लगेगा हमको, कितना देर में हो गया। तो इससे संक्षिप्त निरूपण हुआ, छोटा रूप भी हुआ, कलम भी कम, कागज भी खर्चा कम, समय भी बचा। ठीक है, साइंस ये सब चीज़ें मानता है। देखिए पहले भी हम लोग जाते थे सब दूर दराज, पहले क्या होता था, हम लोग जैसे दिल्ली जाना है तो बहुत दिन लगता था, लोगों का शादी आसे पास में होता, आज तो बहुत बहुत दूर में होने लगा, विदेश में हो गया, क्योंकि अब जाने में समय नहीं लगता है। साइंस हर चीज़ को, दूरी को क्या कर दिया है, समय को कम कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट होता है। तो समझ गए ना, रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले अर्थात अभिकारक और प्रतिफल दोनों का जो है उस छोटा रूप देना। छोटा रूप कैसे देंगे, तो तत्व जो उसका संकेत का प्रयोग करेंगे और जो यौगिक है उसका सूत्र का प्रयोग करके लिखेंगे। मैग्नीशियम नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन नहीं लिख करके O लिखेंगे। ठीक है ना, जो नया पदार्थ बन रहा है उसका सूत्र लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड न लिख करके CO2 लिखेंगे। तो इससे छोटा रूप हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा रूप देने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो समझ में आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया कि जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाला पदार्थ बनाए तो इसको रासायनिक अभिक्रिया। और वो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है कोई पदार्थ और नया पदार्थ जो बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसका जो है संकेत और सूत्र से छुटका बना देना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि अब यहाँ पे जैसे देखिए 1 नंबर में लिखा है कि जब जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिसको गंधकाम्ल भी कहते हैं, सल्फर को गंधक भी कहते हैं। ठीक है, इसको गंधकाम्ल कहते हैं। जब जिंक धातु गंधकाम्ल अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग लिखते हैं शब्द में कितना बड़ा हो जाता है। देखिए जिंक अब एक प्लस किससे अभिक्रिया कर रहा है, जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तीर चिन्ह है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये शब्द समीकरण हुआ है, शब्द समीकरण हुआ। इसको ढांचा समीकरण भी कहते हैं हम लोग। शब्द समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण। ठीक है, आपको परीक्षा में क्या करेगा, ढांचा समीकरण शब्द में लिख के दे देगा, क्या इसको रासायनिक समीकरण में बदले। तो इसके लिए आपको सभी तत्व जो है, तत्व कितने हैं, 118 तत्व का अभी तक पता चल चुका है। ठीक है, जिसमें आपको 50 तक का अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम मैट्रिक इंटर तक चल जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 50 तक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो और खुशी का बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक शब्द समीकरण, ढांचा समीकरण कितना बड़ा हुआ। अब इसी को देखिए जिंक के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए Zn, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, इसके बाद तीर चिन्ह दे दिए। बनता क्या है, जिंक सल्फेट बनता है, तो Zn मतलब जिंक, SO4 का मतलब सल्फेट, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, तो H2। तीर चिन्ह ऊपर दिया है, इसका मतलब वह गैस है, हवा में चला जाएगा। तीर चिन्ह ऊपर है, इसका मतलब किसी भी के आगे अगर तीर चिन्ह लगल है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि वह क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, हवा में उड़ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया आप लोग को। ये हो गया रासायनिक समीकरण, ये था इसका सब समीकरण। देखिए कितना बड़ा, कहाँ से कहाँ तक आया। देखिए सब समीकरण इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि रासायनिक समीकरण देखिए यहीं खत्म हो गया, कितना आधा आधी का अंतर हो गया। तो यही हुआ आपको रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके तत्व संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा रूप दे देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, इतना समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए, अब रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम है, या रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसको रासायनिक समीकरण से कैसे दिखाएंगे, या तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे ध्यान से,
देखिए, तो इसमें सबसे पहला नियम क्या है कि अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए, तो अभिकारक को मान लीजिए बाईं ओर कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक अभी सिंपल वाला ले लेते हैं, जैसे कार्बन C+O2 क्या बनाता है, CO2। ठीक है, तो इसमें अभिकारक कौन है, अभिकारक देखिए इधर है, आपको पहले पता होगा। अब तो अभिकारक देखिए किधर है, बाईं ओर है कि नहीं है ना, बाईं ओर। तो वही लिखा है कि अभिकारक को समीकरण की तीर चिन्ह को समझिए समीकरण, ठीक है, इसके किधर लिखा जाता है, बाईं, LHS लेफ्ट हैंड। और अभी अब दूसरा होगा कि उत्पाद को किधर लिखा जाता है। अब बचा कौन सा, हाँ, राइट हैंड साइड। तो वही लिखा है कि अभिकारक को इधर लिखना है और जो नया पदार्थ बनेगा उसको किधर लिखना है, कोई दिक्कत, दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद तीसरा नियम है, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर चिन्ह हमेशा देना है। देखिए ये है अभिकारक, इधर ये क्या है दोनों, और ये क्या है, इसके बीच में तीर चिन्ह अवश्य देना है, ये नियम करना है। उसके बाद तीर चिन्ह की दिशा अभिक्रिया की दिशा बताती है। ये तीर चिन्ह इधर से इधर है तो ये अभिक्रिया की दिशा बताती है, अर्थात ये कह रहा है कि अभिकारक से इधर प्रतिफल बना है, अर्थात तीर चिन्ह ये अभिकारक और ये इधर से अभिक्रिया इधर हुआ है कि नहीं है। चलिए, उसके बाद कर रहा है, यदि अभिकारक या उत्पाद, अच्छा अभिकारक दो हो सकता है, कभी कभी उत्पाद भी दो हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाला हम दिखाए थे कि उसमें दो अभी उत्पाद हो रहा था। तो अगर अभिकारक या उत्पाद का संख्या एक से ज़्यादा हो तो परमाणु या आयन के बाद उसकी छोटी संख्या के आकार में, छोटे आकार में लिखा जाता है, जैसे H2। अगर मान लीजिए कि अभिकारक जो है आपको, अभिकारक या उत्पाद की संख्या एक से ज़्यादा हो तो परमाणु या आयन के बाद उसकी संख्या में क्या दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का गो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कि ऑक्सीजन का गो है, दो है, तो उसके बगल में क्या करना है, इसमें दो परमाणु है इसका ऑक्सीजन का, उसके बगल में क्या करना है, दो लिखाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो कर रहा था तो यहाँ पे दो लिखे बगल में, उसके सूत्र के बगल में। ठीक है, जहाँ पे H2 है, जैसे तो हाइड्रोजन H2, H के बगल में 2 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या परमाणु है, दो परमाणु यहाँ पे भाग ले रहा है या बन रहा है, यही कह रहा है। परमाणु या आयन के बाद उसका क्या करता है, उसकी छोटी संख्या में, उसकी संख्या के छोटे आकार में, वो छोटा थोड़ा छोटा लिखा है ना, देखिए छोटा आकार में क्या करता है, उसको लिख देंगे जितना होगा। ठीक है, वो हो गया। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, अगला नियम लिखने का, यदि उत्पाद या प्रतिफल की संख्या एक है तो उससे नहीं लिखना है। अब मान लीजिए एक है तो उसको लिखना नहीं है, तब उसको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभिक्रिया क्या किया था, Mg, देखिए Ca वाला लिखे C+, तो एक कार्बन अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ एक लिखने की जरूरत है नहीं है। इसमें तो पढ़े भी है कि एक छुपा, एक कहीं कुछ नहीं तो एक है, ये एक नहीं लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, अभिकारक उत्पाद के बीच तीर, अच्छा ये तो पढ़ा दिए। चलिए, इसके बाद ऊपर देखते हैं, तो 6 नंबर देख लिए, नहीं लिखी जाती है। 7 नंबर, यदि रासायनिक अभिक्रिया विशेष परिस्थिति में हो तो तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। विशेष परिस्थिति क्या होता है, देखिए, जैसे विशेष परिस्थिति क्या होता है, देखिए जैसे ये क्या है, CO2, पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। ये किसका है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसका समीकरण है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधा जो है, जो हम और सुने होंगे आप लोग, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जो गंदा हवा फेंकते हैं सांस में, हाँ, या चिमनी इफेक्ट सबसे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ, हम बताए थे ना कि हम लोग, देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग का शरीर है कार्बन का, देखिए हम लोग का शरीर किस चीज़ का है, कार्बन का C। हम लोग सांस में लेते हैं शुद्ध हवा ऑक्सीजन, अब छोड़ते क्या है, तो ये गंदा हवा है। ठीक है, इससे प्रदूषण, इससे क्या हो रहा है, हम पृथ्वी को खतरा है। ठीक है, इससे क्या खतरा है पृथ्वी का, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा हवा है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, जो सूर्य का जो गर्मी आता है उसको सोख लेता है और वापस जाने नहीं देता है, जिससे हमारा धरती गर्म हो जाता है। और हमारा धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारा धरती का जो उत्तरी ध्रुव है ना, वो बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, धरती का जो उत्तरी ध्रुव है, धरती का ध्रुव जो है, ध्रुव उत्तरी ही नहीं, दोनों ध्रुव ज़्यादा क्या होता है, बर्फ ही होता है, क्योंकि ध्रुव के पास सूर्य का रोशनी कैसा पहुँचता है, तिरछा पहुँचता है, ज़्यादा सीधा नहीं पहुँचता है। यहाँ बर्फ होता है और ज़्यादा धरती जो गर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये CO2 क्या करता है, सूर्य का जो रोशनी आ रहा है इसको सोख करके यहीं रखे, बाहर जाने देता
नहीं है। जैसे ये धरती गर्म हो जाएगा और ये टेम्परेचर क्या होगा, अभी देखिए हम लोग का बड़े कोई कुछ शहर में 50 डिग्री 51 डिग्री हो गया सेल्सियस, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी को उबलने के लिए काफ़ी है। इतना डिग्री सेल्सियस गर्मी बढ़ रहा है, आने वाला 10-20 साल में सोचिए कितना होगा। और ज़्यादा गर्मी होने से क्या होगा, वो जो ध्रुवों के ऊपर जो बहुत सारा पानी बर्फ़ के रूप में वो पिघल जाएगा, और पानी पिघलने से क्या होगा, वो बर्फ़ जब पानी पिघलेगा बर्फ़, तो वह पानी सब आके समुद्र में भरेगा, और जैसे समुद्र भर करके कहाँ चला जाएगा, गांव शहर में घुसने लगे। जैसे जितना भी समुद्र किनारे बड़ा बड़ा शहर, मुंबई है, जैसे कोलकाता है, हैं, ऐसा ऐसा शहर क्या होगा, एक दिन दुनिया के बड़े बड़े शहर जितना भी वो समुद्र के किनारे ही हैं, और वो सब शहर क्या होगा, जल में लीन हो जाएंगे एक दिन। इससे समस्या खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है कि कम करो, कम करने के लिए पेड़ लगाओ। पेड़ क्यों लगाओ, क्योंकि देखिए पेड़ तो पहला बात देखिए ऑक्सीजन देता है जो हम लोग शुद्ध लेते हैं, और दूसरा क्या करता है, गंदा हवा जो है ना, देखिए ये गंदा हवा जो है पेड़ क्या करता है, CO2 देखिए लेता है प्रकाश संश्लेषण में। ये भोजन, पेड़ पौधा का भोजन बनाने का तरीका को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो उसी का समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए कि ये CO2 क्या करता है, देखिए 6CO2, यानी पेड़ पौधा जो गंदा हवा हम लोग छोड़ते हैं उसको ले रहा है, और पानी लेता है 12H2O जानते हैं पानी का सूत्र है, हाँ, पानी भी लेता है। और पानी हम लोग पटाते हैं ना खेत में, या तो वर्षा के द्वारा पौधा को मिलता है, पानी के बिना पौधा मर जाता है, क्योंकि पौधा को पानी की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है भोजन बनाने के। और उसके बाद देखिए पेड़ पौधा क्या करता है, सूर्य का क्या लेता है, प्रकाश भी लेता है। और देखिए पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। और देखिए कहा गया है कि एक युग था जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जब विष निकला ना, तो कोई भी पीने को तैयार नहीं था। और वो समुद्र मंथन का सिद्धांत था कि जितना भी चीज़ में मिलेगा वो सबको रखना होगा, नहीं तो फिर सब कुछ क्या होगा, समुद्र में चला जाएगा और सृष्टि का रचना नहीं हो पाएगा। उस समय कोई भी विष को पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। और उस समय कृष्ण बोल रहे हैं, उस समय भगवान शंकर उसको पीने के लिए तैयार हुए, और वो जब पिए जिससे फिर सृष्टि का रचना हुआ। और उसके कारण उसका, उस जहर के कारण उसका क्या हुआ, कंठ कहता है कि नीला पड़ गया, उस दिन से उसका नाम नीलकंठ पड़ गया। और आज तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा विष निकल रहा है, फैक्ट्री से, गाड़ी से, हाँ, चिमनी से, हर जगह से निकल रहा है। आज उस विष को पीने के लिए कौन सा शिव आ रहे हैं पता है, तो आपको पता नहीं है। वह शिव का नाम आज पेड़ है, क्योंकि वह पेड़ ही उसको क्या कर रहा है, सभी विष को पी रहा है। इसलिए हम लोग को पेड़ का पूजा करना चाहिए, ठीक है। करवा चौथ अब जो होता है, वट पूजा करने से पति की उम्र बढ़े न बढ़े, लेकिन पर्यावरण का जो होता है क्या होता है, इससे देखभाल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कीजिए, वह बढ़िया है, कीजिए, ठीक है। इस बहाने कम से कम बरगद में 2 लोटा पानी तो चढ़ाइए आती है सब, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो देखिए उस जमाने में शिव ने विष को पी करके संसार को बचाया, और आज हमारा पेड़ देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी विष है, ये जहर है, इसको पी करके हमारे संसार का रक्षा कर रहा है। तो ये भगवान है, पेड़ पौधा पूजने लायक है, लगाना चाहिए इसको, ठीक है। तो देखिए 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसके बाद पानी लिया, उसके बाद देखिए वह सूर्य के प्रकाश के बिना देखिए पेड़ पौधा ठंडी में नहीं बढ़ेगा। आप लोग देखिएगा गाँव में क्या होता है, हम लोग देखिएगा गर्मी के दिन में ना मकई उकई या कोई धान गेहूँ कुछ बोइएगा ना खेत में, 3 दिन में गाछ आ जाता है, 2 दिन में, ठीक है। और ठंडी में देखिए कि जिसका मकई बुआते जनवरी दिसंबर पकड़ा गया, उसका देखिए 15 दिन 20 दिन में गाछ आएगा, क्योंकि वह क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा भी सूर्य के प्रकाश के बिना काम ही नहीं करता है कोनो। तो देखिए विशेष परिस्थिति में हो रहा है प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा का जो भोजन बनने का तरीका वह विशेष परिस्थिति में हो रहा है क्या, सूर्य का प्रकाश। तो विशेष परिस्थिति जो होगा उसको हम लोग तीर चिन्ह है, ये तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखना होता है। और एक चीज, पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल का नाम, वो क्लोरोफिल भी होना जरूरी है, नहीं तो पेड़ पौधा में खाना। तो वो विशेष परिस्थिति का सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। फिर बनता क्या है, भोजन। देखिए भोजन का सूत्र है C6H12O से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज। ये कहीं कहीं जो भी लिखा रहता है, कहीं कहीं स्व रहता है, ग्लूकोज या ग्लूकोज दोनों वही ऐसे में है, ठीक है। बनता है, उसके बाद क्या बनता है, देखिए 6H2O, उसके बाद 12 को पानी लेता है, तो 6 को पानी क्या करता है, फिर वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हवा में छोड़ ही देता है, ठीक है। 6 पानी यूज करता है। उसके बाद देखिए 6O2 बनाता है, वह 6 मतलब 6O2 मतलब देखिए ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस में क्या कर रहे थे, देखिए लेते हैं, वह शुद्ध हवा क्या कर रहा है, दे रहा है। और जो हम लोग गंदा हवा देखिए छोड़ रहे हैं, वह गंदा हवा देखिए यहाँ पर ले रहा है। इसलिए पेड़ पौधा कितना जरूरी है, और ये प्रकाश संश्लेषण है। और देखिए विशेष परिस्थिति क्या है इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो यही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया यदि विशेष परिस्थिति में हो रही है तो तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे उसको लिख देंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश के बिना नहीं होते हैं तो ये लिखे हैं, क्लोरोफिल के बिना नहीं होगा तो इसको हम लोग तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे लिख दिए। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए। इसके बाद देखिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में ऐसे बदलेंगे, वो सब तरीका को अपनाएंगे जो भी बताए। आप कहिएगा आप लोग के रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ है, क्या फायदा है।
ठीक है। तो देखिए इससे फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, सबसे पहले कम जगह लेता है। कम जगह कैसे लेता है आप लोग समझ ही गए, इससे पहले खूब बताते आ रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए जैसे मैग्नीशियम है अभिक्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। बनाता क्या है, MgO2। तो देखिए ये इतना, और इसको लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इतना बड़ा जगह लेगा, है कि नहीं है। तो ये क्या करता है, आपको कम जगह लिया, कम जगह लिया, ठीक है। दूसरा, आसानी से समझा जा सकता है अभी इसको, ठीक है। मान लीजिए हम लोग मैग्नीशियम को मैग्नीशियम बोलते हैं, हो सकता है चीन में कुछ और बोला जाता होगा, क्योंकि हर जगह हर चीज़ का नाम बदल जाता है क्षेत्र के हिसाब से, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा हम लोग अगर अमेरिका पढ़ने चले गए तो। लेकिन जब ये संकेत या सूत्र ऐसा चीज़ है जो इंडिया के विद्यार्थी उसको Mg मतलब मैग्नीस कुछ हुआ बोले, लेकिन Mg का मतलब मैग्नीशियम ही होता है, और वो अमेरिका का विद्यार्थी भी Mg ही पढ़ता है उसको, इससे यह चीज़ होता है, इसको समझना भी आसान हो जा सकता है, और ज़्यादा जानकारी भी देता है, या कम शब्द में ज़्यादा जानकारी देता है, और आसानी से इसको संतुलित यानी बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। संतुलित कैसे किया जाता है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया राय बताइए, कमेंट करते रहिए, ठीक है, शेयर लाइक करते रहिए, और हम इस तरह से आपके लिए फिर मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।